वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर आगे की बातें। तो हम लोग की बातें चल रही थी क्या, हायर परचेज सिस्टम सेमेस्टर 1 बीकॉम के लिए। तो एक वीडियो हमने डाल चुका है जिसमें हमने थोड़ा मोड़ा बेसिक थ्योरी कराया आपको। आप लोगों ने नोट्स बनाया, खुद से करो, है ना बाबू, काम देगा आपके लिए। और पढ़ने की आदत डालिए। कौन सा बुक? तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग आज चालू करेंगे इससे आगे हायर परचेज में क्या। आज हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बातें सीखेंगे। इससे पहले कुछ लीगल बातें हमें पढ़नी है। आइए हम दिखाते हैं आपको हायर परचेज सिस्टम। ये रहा आपके पास बुक, सब लोगों ले लिए। चलो, तो हम लोग 13-14 पॉइंट कर चुके थे। इसमें हम लोगों को करना है लीगल प्रोविजंस जो होती है वो वही है जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, वही है। तो देखो, लीगल पोजीशन इन इंडिया किसका, हायर परचेज सिस्टम का क्या है। तो हायर परचेज क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत माल की क्रय विक्रय के विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, है ना, बेचो, एक लेगा और दूसरे देगा, के लिए भारतीय संसद ने 31 मई 1972 को 31 मई 1972 को क्या किया, किराया क्रय अधिनियम 1972 यानी हायर परचेज एक्ट। अब देखो यहाँ ईयर दिया ना 1972, यहाँ भी 1972, मतलब जिस ईयर को बनता है एक्ट वो साल लास्ट में लिख दिया जाता है। तो कब आया था हायर परचेज एक्ट, 1972 को बना था, है ना, पारित। अब जब यहाँ से हो जाए ना तो राष्ट्रपति से इसकी क्या लेनी पड़ती है, स्वीकृति। कोई भी एक्ट बने तो बिल पास करने के बाद, बनने के बाद संसद में दोनों बिल पास होता है, उसके बाद आपको राष्ट्रपति से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। देखो 31 मई को, और स्वीकृति कब मिला, 8 जून 1972। ठीक है। इस अधिनियम के 2 बार गजट की जाने के बावजूद दोनों बार इसके लागू होने से पहले ही सरकार ने इसे इनफोर्स अच्छा, यानी लागू होने से पहले ही गवर्नमेंट इसे क्या कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखता है, 17 साल बाद विधि आयोग लॉ कमीशन की सिफारिश पर 5 तारीख 5वां महीना 1989 को राज्यसभा में किराया क्रय संशोधन बिल 1989 रखा गया, परंतु अनेक आपत्तियों एवं अन्य कारणों से अभी तक ये पारित नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये थी लॉ की बातें। इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या होता है हायर परचेज के अंदर, वो सब देखना पड़ेगा आपको। तो वही जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े ना, वही से देखो पहला पॉइंट क्या लिखता है, माल के स्वामी द्वारा एक व्यक्ति को इस शर्त पर माल का अधिकार, नॉट ऑनरशिप, पोसेशन ऑफ गुड्स सुपुर्द किया जाता है कि वह व्यक्ति तय राशि, जो अमाउंट है, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट भुगतान करेगा, यानी टाइम पे वो पे करेगा, जो भी बातें लिखी। इसके बाद लिखता है, आइए हम लोग देखते हैं दूसरी बातें में क्या है। लिखता है, इस माल का स्वामित्व इस व्यक्ति को अंतिम किस्त, ये सब पढ़े ना पहले भाई, ये सब कहाँ, सब तो लॉ में ही लिखा गया। यानी जब तक अंतिम लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देगा ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, तथा इस व्यक्ति को स्वामित्व हस्तांतरण के पूर्व किसी भी समय ठहराव को समाप्त करने का अधिकार है, मतलब एग्रीमेंट कभी भी खत्म कर सकते हैं। आइए, लिखता अधिनियम की धारा 3 सेक्शन 3 के अनुसार किराया क्रय समझौता या अनुबंध लिखित में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई, रिटन में, और संबंधित पक्षकारों का साइन होना चाहिए। ठीक। 4 में क्या लिखा, 3 में क्या लिखा है, जो भी एग्रीमेंट होगी, अनुबंध होगी, वो किस में होगा, लिखित में। और क्या,
संबंधित जो इनके पक्षकार है यानी हायर परचेजर, वेंडर एंड जो गारंटर होते हैं उनका साइन होना चाहिए। ठीक, उसका धारा 4 में क्या लिखा, सेक्शन 4 में लिखा कि अनुसार क्रिया क्रय पद्धति ठहराव में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना आवश्यक है। यानी ये बातें होनी चाहिए, क्या क्या, देखो, कंटेंट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हायर परचेज प्राइस होना चाहिए, कितना है, कैश प्राइस होना चाहिए, तारीख यानी किस चीज़ का किस दिन से चालू हुआ है ठहराव एग्रीमेंट ये, उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसका प्रत्येक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट की राशि, वह क्या लिखेगा, वह तारीख या इस तारीख को निर्धारित करने की विधि जिसका भुगतान दे है, डेट भी होना चाहिए, और ठहराव से संबंधित माल का विवरण ताकि इन्हें ठीक से पहचाना जा सके। ये सारी बातें तो हम लोग पहले पढ़े, हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्या है, प्रत्येक कब कब देंगे, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, यदि क्रय क्रय मूल्य का कोई भी भाग नकदी या चेक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार भुगतान किया जाता है तो इसका भी होना चाहिए। यानी मान लो कैश या कैश के अलावा कोई भी चेक या ऑनलाइन पेमेंट है, ये रखना चाहिए। अब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की समाप्ति कब हो जाएगी, तो ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 6 में। क्या देखो 3 में क्या लिखा था भाई, रिटर्न में होना चाहिए, 4 में ये बातें, और 6 में क्या लिखता है, कब खत्म करोगे। यदि उपयुक्त वर्णित व्यवस्थाओं का पालन नहीं होता है तो किराया क्रय पद्धति इस ठहराव को समाप्त करने के लिए न्यायालय में किराया क्रय क्रेता, नॉट विक्रेता, कौन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, हायर परचेजर जाएगा। कहाँ जाएगा, ठहराव को समाप्त करने के लिए कोर्ट। ठीक, तो यहाँ पे विक्रेता नहीं आएगा, यानी सेलर वेंडर नहीं है, कौन किसके पास राइट है, परचेजर के पास। ठीक, इसके बाद है हमारी और छोटी छोटी बातें। चलो भाई देखते हैं छोटी छोटी बातों में क्या क्या। ये इसमें यही हायर क्या होता है, किराया, ये सब जाने, हायर परचेज एग्रीमेंट, ये सब बातें लिखी रहती है। हायर का मतलब क्या होता है, ऐसी राशि जो किराया क्रेता पेबल होता है ना, पीरियोडिक जो देते हैं टाइम पे, इंस्टॉलमेंट को ही। हायर परचेजर जो सामान खरीदता है ना, या जिसको वेंडर देता है यूज करने के लिए, है ना, यह देखो माल का अधिकार। उसके बाद लिखता है कि हायर परचेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होगा, वो भी रिटर्न में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद है चौथा पॉइंट है आपका कैश प्राइस। चौथा पॉइंट है कैश प्राइस, लीजिए कैश प्राइस, है ना, कहता है रोकड़ मूल्य का आशय माल के बाजार मूल्य। कैश प्राइस का मतलब था अगर मान लो हम कैश में खरीदते तो वो हमको कितने में मिल जाएगा, बस वही। ठीक है, और हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है जहाँ पे कैश प्राइस प्लस में क्या होगा, इंटरेस्ट। तो हमेशा हायर परचेज प्राइस ज़्यादा होगा किससे, कैश प्राइस से। क्यों होता है, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में जुड़ा होता है क्या चीज़, इंटरेस्ट। आइए आगे देखते हैं, लिखा है नेट हायर परचेज प्राइस क्या होता है। तो नेट हायर परचेज में से आपको जितना भी एक्सपेंस है, यानी ये पंजीयन, रजिस्ट्रेशन एंड बीमा, सुपुर्दगी व मतलब एक्सेप्टेंस का जो भी खर्च आता है वो, ये सब हटाने के बाद जो आता है वही नेट हायर परचेज प्राइस कहलाता है। ठीक है, इनिशियल पेमेंट या डाउन पेमेंट पहले से हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। जब भी एग्रीमेंट होता है उस टाइम में जो पैसा दिया जाता है ना, वो होता है हमारा डाउन पेमेंट। ठीक, उसके बाद है नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस क्या होता है, देखो नेट कैश प्राइस में मतलब टोटल कैश प्राइस में से आप घटा दो क्या चीज़, डिपॉजिट, अगर कोई देते हैं। डिपॉजिट का मतलब जानते हो क्या होता है, यहाँ सुनो, डिपॉजिट देते हैं और जब हम एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो वो उससे हमको रिटर्न आ जाएगा, वो बातें, है ना। जैसे मान लो हमें किसी से कुछ लेना होता है तो उसके बदले वो पैसा जमा करवाता है ना, तो वही, ठीक ना। तो ये उसका नहीं होता, किसका, विक्रेता का नहीं है, ये किसका होता है, परचेजर का। और वेंडर के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए जितना भी जमा लिया उसमें से माइनस कर दो।
क्योंकि ये बाद में उसको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। एडवांस समझो या इसको पगड़ी की तरह नहीं समझते, जैसे मकान वकान किराया पे ले तो देना पड़ता है, तो वही। ऑनर, ऑनर कौन होगा, सिंपल सी बात है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे वेंडर है, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा तब बनेगा परचेजर। ये पढ़ने की बात हो रही है। उस व्यक्ति से जो किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत क्रेता को वस्तु देता है या दिया वस्तु की सुपुर्दगी करता है या स्वामित्व को प्रदान करता है। इंटरेस्ट यानी जितना भी बाकी रह जाए उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वही क्या होता है हमारा इंटरेस्ट। ये किस पे लगेगा, एक फिक्स्ड प्राइस पे लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, हायर परचेज प्राइस में से घटा दो कैश प्राइस। अब जैसे आओ दिखाते हैं कैसे पता चलेगा भाई इंटरेस्ट। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ भी ध्यान रखना है। अगर मान लो कैश प्राइस में खरीदते तो हमें मिलता 20,000 में, बट हम उधार खरीद रहे हैं ना, तो हमको ये मिल रहा 22,000। तो ये 2,000 एक्स्ट्रा क्या है, 2,000 क्या है हमारा इंटरेस्ट। प्रेम से बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। समझ गए, तो इंटरेस्ट ही होता है। और आ जाओ, लिखता क्या, नेट हायर परचेज चार्ज। तो नेट हायर परचेज चार्ज बराबर क्या होगा, नेट हायर परचेज माइनस नेट कैश प्राइस ऑफ गुड्स, यानी डिफरेंस कर दो तो चार्ज जो आएगा वही इंटरेस्ट वाली बातें कर रही है, और क्या करेगा। आ जाओ लियो, अब ऐसे ऐसे होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कितना, सेक्शन नंबर 7 में क्या लिखा है, सेक्शन 7 में के अनुसार अधिकतम वैधानिक स्टेचुरी चार्ज, वैधानिक मतलब कानूनी, है ना, किस्त का 30% हो सकता है। कितना हो सकता है, 30% हो सकता है, या शुल्क की गणना निम्नलिखित सूत्रों पे आप कर सकते हैं। स्टेचुरी चार्ज बराबर CI बोले तो अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, R बोले तो रेट, T बोले तो टाइम, डिवाइड 100 करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना होता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब देखो आपका बुक है, बुक के साथ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ। कोई डाउट है, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है कि ना है ये। अब इसको मैं हटाऊंगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा। तो एक काम करें, हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्या, वीडियो को शेयर करो दोस्तों में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं करते, करोगे तब तो मोटिवेट होंगे, है कि ना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।